इस बीच रेहान रहस्यमयी जगह पर स्तब्ध खड़ा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ पहुंचेगा, लेकिन उसने अपने सामने जो देखा वह उसकी अपेक्षा के करीब भी नहीं था। जब रेहान ने उस बल्बनुमा परत में टेलीपोर्ट किया तो वह एक अध्ययन की तरह दिखने वाले स्थान पर पहुंच गया था। एक इंसान का अध्ययन। यह लकड़ी के फर्श और छत वाला एक लंबा कमरा था। दीवारों पर किताबों की अलमारियां लगी हुई थीं और कमरे के बीच में एक लाइन डेस्क खड़ी थी। जिस तरह से कमरे की संरचना की गई थी, उसमें प्रवेश करने या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, जिससे किसी को आश्चर्य होता था कि क्या इसके डिजाइन में कोई गलती थी। हालांकि रेहान जानता था कि कोई गलती नहीं हुई है। इस अध्ययन का स्थान स्थानिक परतों के बीच होने के कारण प्रवेश और निकास का एकमात्र तरीका स्थानिक शक्ति का कुछ रूप था। कई महीनों में देखी गई पहली मानव निर्मित संरचना के बारे में सतर्क रहते हुए रेहान ने जीवन के किसी भी लक्षण की जांच करने के लिए अपनी मन इंद्रिय का प्रसार किया। यह पुष्टि करते हुए कि वह अकेला है, रेहान बैठने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि इस कमरे में एक कुर्सी है जिसका वह उपयोग कर सकता है। एक कुर्सी पर बैठना इतना अनोखा अनुभव था कि कोई भी वास्तव में इसके बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं कर सकता था, लेकिन रेहान के लिए, जिसका बुनियादी ढांचे के साथ बहुत लंबे समय तक सबसे करीबी संपर्क भूर्ति द्वारा बनाया गया बिस्तर था, यह अनुभव स्वर्गीय था। उसके शरीर पर कोमल अनुभूति, उसे अपनी पीठ पर जो सहारा महसूस हुआ, उस स्थिति में झुकने की क्षमता जो उसके लिए सबसे आरामदायक थी, रेहान को इस अनुभूति में आनंद आया। यह ऐसी चीज है जिसकी मुझे याद आती है। अब अगर केवल एक टीवी या कुछ और होता तो यह एकदम सही होता। रेहान मुस्कुराया और बड़ी रोएदार वस्तु को अपनी बाह में सहलाया। रुको! तभी रेहान को याद आया कि वह अकेला नहीं था। वह भागने में इतना मशगूल हो गया था कि वह उस मानव आकार के भेड़िए के बारे में पूरी तरह से भूल गया था जिसे वह अपनी बाह में ले जा रहा था। भेड़िए को नीचे देखते हुए रेहान ने देखा कि वह गहरी नींद में सो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह या तो डर के कारण या लगातार टेलीपोर्टेशन के तनाव के कारण बेहोश हो गया था। एक बार फिर रेहान को कुछ महत्वपूर्ण बात याद आई। यह पहली बार था जब वह अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ टेलीपोर्ट करने का प्रयास कर रहा था। सौभाग्य से उनका मूल कौशल कई बार विकसित हो चुका था, इसलिए ऐसा लगा कि अधिक लोगों को अपने साथ ले जाने का बोझ कोई समस्या नहीं थी। अगर उसने कुछ महीने पहले यह कोशिश की होती तो भेड़िया शायद इस बिंदु पर केवल कीमा का ढेर होता। जैसे ही वह आराम करने लगा, उसने अपने चारों ओर किताबों की अलमारियों की लंबी कतारों को डेस्क पर रुकी। धीरे से भेड़िए को जमीन पर लिटाया ताकि वह आराम कर सके। रेहान ने मेज पर रखी एक किताब उठाई और उसे खोला। आप जो भी हैं, उन्हें बधाई। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको मेरे निवास स्थान पर पहुंचने का अवसर मिला। ठीक है, मुझे संदेह है कि यदि आप इस कालकोठरी में हैं तो भाग्य का इससे कोई लेना देना है, लेकिन अभिव्यक्ति के लिए दिखावा करें कि ऐसा हुआ है। रेहान ने पुस्तक को भावशून्य दृष्टि से पढ़ा। ऐसा लगता है कि जिसने भी यह लिखा है उसका व्यक्तित्व काफी विलक्षण है, उसने सोचते हुए आगे कहा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपने उस आखिरी चुटकुले से अपनी हंसी निकाल ली है, तो आइए गंभीर हो जाएं। मेरा नाम कर्ट गैलोवे है और मैं वह हूं जिसे आप एक स्थानिक ग्रैंड मास्टर कहेंगे। चूंकि आपने इस कालकोठरी और उस उपस्थान दोनों पर ठोकर खाई है जिसमें आप वर्तमान में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप एक आशाजनक स्थानिक आत्मीयता उपयोगकर्ता भी हैं। तो ठीक है, मैं आपको कुछ पिछली कहानी बता दूं। आप इस समय जिस कालकोठरी में हैं, उसे मैंने प्रथम कालकोठरी का शीर्षक दिया है। तुम क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने सिद्धांत दिया है कि यह सबसे पुराने में से एक है और शायद पहला भी कालकोठरी जो स्वाभाविक रूप से हमारी दुनिया में बनाई गई थी। रेहान ने भयानक नामकरण अर्थ का उपहास उड़ाया और पढ़ना जारी रखा। अब तक मौजूद सबसे पहले कालकोठरियों में से एक होने के नाते इसके भीतर मौजूद जानवरों में सतह पर मौजूद जानवरों की तुलना में गॉडबीस्ट रक्तरेखा का स्तर कहीं अधिक है। इसके कारण एक कठोर वातावरण तैयार हो गया जहां सभी जानवर विकसित होने के लिए एक दूसरे को मारने और उनका खून पीने के लिए बेताब है। मैंने इस कालकोठरी में महज संयोग से प्रवेश किया, लेकिन प्रवेश करते ही मुझे एहसास हुआ कि यहां रहने वाले जानवर वास्तव में कितने ताकतवर हैं। आखिरकार
मैंने सोचा है कि इस कालकोठरी में सबसे शक्तिशाली जानवर, जो एक 100वीं मंजिल पर रहता है, 5वीं कक्षा में एक देवता स्तर का अस्तित्व है। यह पहली बार था जब रेहान ने सुना था कि इस कालकोठरी में कुल कितनी मंजिलें हैं, और इससे उसे पूरी तरह से निराशा महसूस हुई। 5वीं कक्षा का अस्तित्व? मुझे इस स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? लेकिन रेहान कुछ भी करने का प्रयास किए बिना निराशा में पड़ने वालों में से नहीं था, इसलिए वह पढ़ना जारी रखा। इस कालकोठरी में प्रवेश करने का मेरा उद्देश्य अपने लिए एक पशु साथी ढूंढना था। और अभी हाल ही में मुझे एक ड्रैगन मिला। यह कैसा है? क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? ने अपनी आंखें घुमाई। कुहूम, खैर, चलिए जारी रखें। मैंने उन लोगों की तलाश में कई साल बिताए हैं जिन्हें मैं अपनी विरासत सौंप सकता है। हालांकि मुझे कभी कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला। इस कारण से मैंने इस तरह के जो केवल स्थानिक विशेषता के लिए अत्यधिक उच्च आकर्षण वाले लोगों के लिए ही पहुंच योग्य हैं। इस उपस्थान के अंदर मैंने उपस्थान निर्माण और अपनी कई अन्य प्रतिष्ठित क्षमताओं पर अपनी अंतर्दृष्टि छोड़ी है, कुछ खजाने जो आपके आगे बढ़ने में आपकी सहायता करेंगे और हमारी दुनिया में महत्व की हर चीज के बारे में जानकारी। अब अगर मैं जीवित हूं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आएंगे और मुझे पाएंगे। हालांकि अगर मैं जीवित नहीं हूं तो सुनिश्चित करें कि आप मेरी विरासत को एक बार फिर दुनिया के सामने पेश करें और सुनिश्चित करें कि इतिहास के इतिहास में मेरा नाम भुला न दिया जाए। कर्ट गैलोवे। PS, मुझे यकीन है कि आप वास्तव में उस चट्टान से डरे रहे हुए थे जिसे मैंने 100वीं मंजिल पर छोड़ दिया था, है ना? क्या आप नहीं थे? वैसे भी आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 50वीं मंजिल पर एक टेलीपोर्टेशन एरे स्थापित किया है। बस बॉस को हराएं और सतह पर एक त्वरित यात्रा आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, इस बार सचमुच अलविदा। अंतिम अंश पढ़ते समय रेहान ने निराशा से भरी आह भरी, लेकिन उसकी आंखें चमकने के अलावा कुछ नहीं कर सकीं। आखिरकार उसे कालकोठरी से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था, और इतना ही नहीं, उसे अपनी स्थानिक क्षमता और जिस नई दुनिया में वह था उसके बारे में अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का एक रास्ता मिल गया था। इस तरह उसे अनजाने में जाने और गलती से कुछ ऐसा कहकर खुद को मारने की जरूरत नहीं होगी जो उसे नहीं करना चाहिए। जैसे ही रेहान ने एक बार फिर किताबों की अलमारियों की पंक्तियों को देखा जो उसे घेरे हुए थीं, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तो फिर मुझे लगता है कि यह वास्तविक जीवन की जानकारी उपयोग करने का समय है। जैसे ही रेहान ने किताबों की अलमारियों को खंगाला, उसने पाया कि वहां वास्तव में दुनिया के इतिहास और शक्तियों की संरचना से लेकर लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न व्यवसायों तक हर चीज के बारे में ज्ञान था। बुकशेल्फ का एक अन्य भाग पूरी तरह से स्थानिक आत्मीयता और इसके उपयोग के विभिन्न तरीकों के लिए समर्पित था। जैसे ही रेहान ने किताबों की अलमारियों को खंगाला, उसने जानवरों को वश में करने पर केंद्रित एक अनुभाग देखा। भेड़िए को जो अभी भी फर्श पर शांति से सो रहा था, देखकर रेहान ने सोचा कि इस क्षेत्र में अध्ययन करना बुरा विचार नहीं होगा। हालांकि उन्हें मिली अधिकांश जानकारी उनके लिए बेकार थी, जिन्हें जानवरों को वश में करने को एक पेशे के रूप में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें समान रक्त संधि नामक एक निश्चित अनुष्ठान मिला। यह समझौता बाद में उपयोग करने के लिए एकदम सही लग रहा था, इसलिए उन्होंने उस जानकारी को पढ़ने से पहले इसे अलग रख दिया जो उन्हें सबसे महत्वपूर्ण लगी। जैसे ही उसने पढ़ा, रेहान को सुखद आश्चर्य हुआ। रेहान जिस दुनिया में फंसा हुआ है उसे एपिरॉन कहा जाता है और इसे एक विशिष्ट काल्पनिक दुनिया माना जा सकता है। जाहिरा तौर पर उन्होंने इस प्रणाली का शीर्षक एपिरॉन रिकॉर्डस रखा था और दुनिया के नाम को इसके अनुरूप बदल दिया था। चूंकि उन्हें लगा कि यह नाम इसे केवल सिस्टम कहने से अच्छा है, इसलिए उन्होंने अब से इसका उपयोग करने का निर्णय लिया। इस दुनिया ने हजारों साल पहले मन को जागृत किया था और इस पर 5 विशाल साम्राज्यों का शासन था। एक जिनमें से सबसे मजबूत एडिले साम्राज्य है, जिसकी भूमि का लगभग 1/3 भाग जंगली जानवरों का क्षेत्र था, जिस पर चौथी श्रेणी के जानवरों का शासन था, जिन्होंने अपना मानव रूप प्राप्त कर लिया था। विश्व में अनेक अन्य जातियां भी निवास करती थीं, मुख्य रूप से कल्पित बौने और जानवर। प्रत्येक जाति की अपनी विशिष्टता थी और वे स्वयं को एक दूसरे से अलग रखते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनके बीच बहुत अधिक मात्रा में नस्लवाद नहीं था। अन्य शिखर शक्तियां भी हैं, जैसे एडवेंचरर्स गिल्ड,
कीमियागर जैसे सहायक गिल्ड और फोर्ज मास्टर गिल्ड और कई व्यापारी संघ। इन शक्तियों में से एडवेंचरर्स गिल्ड को सबसे मजबूत माना जाता है, जिसके सिर पर आधा कुटुंब वाला देवता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इस दुनिया में कई चतुर्थ श्रेणी के प्राणी हैं और उन्हें दुनिया का शीर्ष स्तर माना जाता है। सामान्य नागरिक, जो दुनिया की आबादी का बहुमत है, ने अभी तक अपनी प्रथम श्रेणी भी हासिल नहीं की है, जबकि प्रथम श्रेणी सबसे आम है। द्वितीय श्रेणी के व्यक्तियों को आमतौर पर ए और एस रैंक के सबसे निचले स्तर के साहसी लोगों के आसपास माना जाता है और एस और एसएस रैंक के लिए तृतीय श्रेणी के लोग माने जाते हैं। वर्तमान में ग्रह पर पांचवीं श्रेणी का कोई भी प्राणी जीवित नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनमें से एक या दो ऐसे थे जो अतीत में यहां रहते थे। पांचवीं कक्षा को देवता स्तर का माना जाता है और देवता स्तर तक उन्नति की विधि केवल वे ही जानते हैं। यह भी प्रचलित है कि अधिकांश देवता स्वर्गीय विश्व की यात्रा करना चुनते हैं, जहां सभी शिखर विशेषज्ञ रहते हैं। इतनी दूर पढ़ते हुए रेहान ने बहुत अधिक जानकारी से उसका सिर फटने से पहले एक ब्रेक लेने का फैसला किया। उसने पाया कि इस दुनिया के रीति रिवाज पृथ्वी से बहुत अलग नहीं है, लेकिन इसका पदानुक्रम और ताकत बहुत अलग है। आखिरकार, भले ही वह अभी पृथ्वी पर वापस चला गया हो, रेहान सबसे मजबूत इंसानों में से एक होगा, लेकिन यहां वह सिर्फ एक और चींटी थी। इस विचार पर रेहान मुस्कुराया। मजबूत प्रतिद्वंद्वी, बेहतर लड़ाई और बहुत अधिक मजा। रेहान ने दुनिया की पावर स्केलिंग से यही समझा था। रेहान को अपने पढ़ने के माध्यम से यह भी पता चला कि वह इस समय 39वीं मंजिल पर था, ड्रैगनॉइड जानवर बन रहा था, जिसे अब उसने पाया था कि वह एक वाइवर्न था जो 40वीं मंजिल का मालिक था। लानत है! क्या मैं पहले ही 40वीं मंजिल पर चढ़ गया? मैं कसम खाता हूं कि भूत राजा 10वीं मंजिल का मालिक था, लेकिन मुझे लगता है कि यह 20वीं मंजिल का मालिक था। ऐसा लगता है कि यह इतना आसान होने का एकमात्र कारण यह था कि मुझे अपनी उग्रता से बहुत अधिक मजबूती मिली थी। जब उन्होंने इस पर कुछ विचार किया तो समझ में आने लगा। भूत राजा की जो शारीरिक विशेषता उसने चुराई थी, वह उपयोगकर्ता के स्तर पर या उससे नीचे के लोगों के खिलाफ बेहद उपयोगी थी। यहां तक कि पहले भी पशु ज्वार के खिलाफ उनकी लड़ाई में अकेले इस क्षमता के कारण कुछ जानवरों की मौत हो गई थी। अब जब एक और रहस्य सुलझ गया है, तो उसका मुख्य प्रश्न यह था कि कितना समय बीत चुका है। रक्त की दुनिया में प्रवेश करने के बाद समय की उनकी समझ पूरी तरह से पटरी से उतर गई थी। अभी के लिए इसे किनारे रखते हुए रेहान ने जारी रखा। जैसे ही रेहान ने सहायक व्यवसायों के बारे में पढ़ना शुरू किया, भेड़िया धीरे धीरे जाग गया। जब उसने ऐसा किया, तो वह तुरंत पीछे हट गई और युद्ध के लिए तैयार मुद्रा में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा था उसके बाद उसने खुद को सो जाने की इजाजत क्यों दी, लेकिन वह अभी मरने के लिए तैयार नहीं थी। इधर-उधर देखने पर उसने खुद को एक अजीब माहौल में पाया और जल्द ही उसने दूर पर इत्मीनान से बैठे एक दो पैरों वाले प्राणी को देखा। इसके साथ ही उसकी यादें वापस लौटने लगीं। रेहान के साथ उसकी मुलाकात तक की घटनाओं से लेकर वाइवर्न की उपस्थिति और उसकी बाह में उसके गुजर जाने तक उसे सब कुछ याद था। सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद उसने अपनी सावधानी थोड़ी कम कर दी। आखिरकार, सोते समय यह प्राणी उसे कई बार मार सकता था, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि उसे बमुश्किल छुआ गया था। रेहान पढ़ने में इतना तल्लीन था कि उसे इस घटना का कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन उसने जल्द ही अपनी किताब खत्म कर दी और ऊपर देखा। तभी उसने देखा कि एक और जोड़ी आंखें उसकी ओर देख रही थीं। ओह, आप ऊपर हैं? रेहान ने आश्चर्य से कहा। ठीक है, सबसे पहली बात, क्या आप मुझे समझ सकते हैं? भेड़िए ने धीरे से स्वीकृति में सिर हिलाया। हालांकि रेहान उसकी बुद्धिमत्ता से थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने इसे पागल नहीं माना। आखिरकार उसे जानवरों के एक पूरे राष्ट्र के अस्तित्व के बारे में पता चला था, जिसके नेताओं ने मानव रूप भी धारण कर लिया था। रेहान ने थोड़ा विचार किया और स्पाट बोलने का फैसला किया। यह थोड़ा थोड़ा अचानक हो सकता है, लेकिन मैं आपके साथ एक समझौता करना चाहता हूं। यह समझौता हमें जोड़ेगा और आज से हम साथी बन जाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है? रेहान द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों को लेकर भेड़िया थोड़ा भ्रमित था, लेकिन उसे स्थिति का सार समझ में आ गया।
यह सुनकर कि उसे इस प्राणी के साथ किसी प्रकार का बंधन बनाना होगा जिसे वह नहीं जानती थी, उसने दृढ़ता से अपना सिर नहीं में हिलाया। ठीक है, मैं आपकी नापसंदगी समझता हूं, लेकिन मेरी बात सुनो। आपके पास ढेर सारे जानवर हैं और वह विशाल वाइवर्न आपका पीछा कर रहा है, और मेरा लक्ष्य इस कालकोठरी को छोड़ने से पहले उस वाइवर्न और उससे भी अधिक शक्तिशाली जानवरों को मारना है। अगर हम यह समझौता करते हैं तो हम दोनों के जीवित रहने की बेहतर संभावना है। इसके अलावा जब मैं सतह पर जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूं। क्या आपको कभी यह जानने की जिज्ञासा नहीं हुई कि इन सुनसान गुफाओं की दीवारों के बाहर कैसा दिखता है? यह देखकर कि भेड़िया अभी भी झिझक रहा था, रेहान उसे अपने जानवर साथी के रूप में लेने के लिए और भी अधिक आश्वस्त हो गया। आखिरकार इस तरह के सतर्क रवैये ने ही उसे खाई में गिरने के बाद जीवित रहने में मदद की थी। इतनी दूर तक सोचते हुए रेहान ने भेड़िए को मनाना और मनाना जारी रखा। भेड़िया सोच में पड़ गया। वह जानती थी कि वाइवर्न को उसकी रक्त संबंधी आभा का एहसास होने के कारण वह अकेली जीवित नहीं रह सकती, इसलिए सहायता प्राप्त करना सबसे अच्छा होगा। साथ ही उसे इस बात में भी दिलचस्पी थी कि दो पैरों वाले जानवर ने उसे इस गुफा के बाहर की दुनिया के बारे में क्या बताया था। धीरे धीरे उसने समझौते पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए अपना सिर हिलाया। महान, रेहान ने रक्त संधि की रूपरेखा बताने वाले कागज की शीट पकड़ते हुए कहा। इसे एक बार और पढ़ने के बाद रेहान बोला, ऐसा लगता है कि हमें बस खून की एक एक बूंद लेनी है और अपनी सहमति व्यक्त करनी है। बाकी काम सिस्टम द्वारा किया जाएगा। जैसे ही उन दोनों ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, रेहान की आंखों के सामने एक सिस्टम संदेश आ गया। बधाई हो, आपने एक अनाम स्तर 40 फॉलन वुल्फ के साथ एक समझौता किया है। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व, पृथ्वी के पहले व्यक्ति के रूप में आपको अनुभव से सम्मानित किया गया है। आपकी किंवदंती को बढ़ाया गया है। इस संदेश के साथ रेहान को विदेशी भावनाओं की लहर महसूस हुई। अनिश्चितता, संदेह, जिज्ञासा और सबसे प्रमुख, जीवित रहने की तीव्र इच्छा। भेड़िए को भी भावनाओं का ऐसा ही ज्वार महसूस हुआ। रेहान से उसे चिंता, दृढ़ संकल्प और एक तीव्र लौ महसूस हुई जो जैसे ही उन्होंने भावनाएं साझा की, रेहान मुस्कुराया। ठीक है, मुझे लगता है कि यह परिचय का समय है। मेरा नाम रेहान वॉयड है और आपके साथ काम करना खुशी की बात है। भेड़िया इस मुस्कान से थोड़ा चरकित हो गया, लेकिन असमंजस में था कि क्या कहे। हालांकि वह अभी तक बात नहीं कर सकती थी, लेकिन वह अपने समझौते के माध्यम से रेहान को अपनी भावनाएं बता सकती थी। उसकी उलझन को महसूस करते हुए रेहान ने मनोरंजन में अपना सिर हिलाया और पूछा, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम बताऊं या आप इसे स्वयं करना चाहते हैं? जैसे ही उसने सिर हिलाया, भेड़िए की आंखें चमक उठीं, जो उसके लिए एक अद्वितीय नाम की इच्छा व्यक्त कर रही थी। रेहान एक बार फिर मुस्कुराया। ठीक है, अब से तुम्हें जारा कहा जाएगा। जारा ने अपनी पूंछ हिलाई, अपने नए नाम के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए आगे बढ़ी और रेहान की ओर बढ़ी। अब जब वह उसकी भावनाओं को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी, तो उसे उसके प्रति कोई आपत्ति नहीं थी। रेहान ने उसके मुलायम बालों में अपना हाथ फिराया और वह सोच में पड़ गया। ठीक है, मुझे लगता है कि अब मेरे लिए अपना पहला उचित प्रशिक्षण असेंबल करने का समय आ गया है। पृथ्वी, एक अज्ञात कालकोठरी के भीतर। गहरे नीले बालों और मिलती जुलती आंखों वाली एक लड़की एक विशाल सांप जैसे जानवर के सामने खड़ी थी। जैसे ही उसने इसका सामना करने की कोशिश की, उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक उठीं। सांप ने मनुष्य को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। वह अकेले उसकी परत के पास आई थी और उसे हराने की उम्मीद कर रही थी। वह उसकी ओर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हरे गैसीय पदार्थ की एक धारा बाहर निकली, जो सीधे लड़की की ओर बढ़ रही थी। हालांकि उसने अपना वार नहीं रोका। उसके शरीर पर हल्का नीला रंग छा गया और वह सीधे सांप की सांसों में समा गई। हालांकि इससे पहले कि सांप अपनी आसान जीत का जश्न मना पाता, लड़की बादल से निकली और सांप के सिर की ओर कूद पड़ी। हाँ, एक जोशीली चीख के साथ उसने अपनी तलवार उठाई, जो अब खून के लाल रंग में रंगी हुई थी, और झूल गई। स्क्री!
सांप के शरीर पर गहरा घाव दिखाई देने पर उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि इसने कुछ भी करने का मौका खो दिया था। लड़की की गति अचानक कई गुना बढ़ गई क्योंकि वह सांप के विशाल शरीर के चारों ओर घूम रही थी और उसके मांस पर कई धाव कर रही थी। इसके कई मिनटों के बाद जब सांप इस लड़की से, जिसके पास असीम सहनशक्ति थी, भागने में भी असमर्थ हो गया, तो एक तलवार सीधे उसकी आंखों के बीच में धंस गई। सांप, जिसकी आंखें अनिच्छा से भरी थीं, बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ा। हाँ, लड़की अपनी तलवार से खून पोंछते हुए हांफने लगी। अपने शरीर में शक्ति के नए स्तर का प्रवाह महसूस करते हुए उसने अपनी स्थिति की जांच की। स्थिति एलेना पियर्स, इंसान महिला, उम्र 18, स्तर 65, युद्ध युवती, अनुभव मूल्य 20,100/68,000, शीर्षक ONA, समानताएं, प्रकाश, जीवन, AGI 190, DEF 175, निकाय कोई नहीं, जादुई शक्ति 1200, STR 180, INT 195, डेक्स 185, कौशल पुनर्प्राप्ति स्तर 4, पवित्र जादू स्तर 1, पुनर्जन्म स्तर 5, तलवार महारत स्तर 5, निर्णय स्तर 6। हालांकि वह अपनी ताकत से संतुष्ट थी, लेकिन उसने सोचा कि उसमें तेजी से सुधार नहीं हो रहा है। रेहान को गायब हुए 1.5 साल हो गए हैं और इस दौरान मैंने केवल 30 के आसपास स्तर ही हासिल किया है। हालांकि यह गति मेरे द्वारा देखे गए अन्य प्रतिभाओं की तुलना में असाधारण है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह पर्याप्त है। हालांकि वह इसे समझा नहीं सकी, लेकिन उसे हमेशा यह महसूस होता था कि उसे तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। यह भावना उस भावना के समान थी जिसने उसे बताया था कि रेहान जीवित है। हो सकता है कि वह मतिभ्रम कर रही हो, लेकिन उसे वास्तव में ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनके बीच एक कमजोर संबंध था, जिससे उसे पता चल गया कि वह साथ रह सकती है या नहीं। रेहान के लापता होने के लगभग 5 दिन बाद उसे अपने दिल में एक तीन चुभन महसूस हुई, और जब वह गायब हो गई तो उसे लगा जैसे वह अब और शांत नहीं बैठ सकती। उसने गुप्त रूप से किसी भी उपलब्ध द्वार पर जाना शुरू कर दिया जो उसे पागलों की तरह मजबूत और समतल बना सकता था। इससे उनके संग को भी समस्या हो गई। उसने अपना सारा समय या तो काल कोठरी के अंदर या रेहान की मां से मिलने में बिताया, इसलिए वह अपेक्षाकृत पहुंच से बाहर हो गई और समाज ने इसके लिए उसे डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने विभिन्न प्रचार स्टो और कालकोठरी छापों में जिनके साथ साझेदारी करने के लिए उस पर दबाव डालना भी शुरू कर दिया था, लेकिन उसने सख्ती से इनकार कर दिया। ऐसा लगता था कि गिल्ड को ही हॉर्टन समूह ने खरीद लिया था और वह उनके कुत्ते बन गया था, जिनका सक्रिय रूप से उसका पीछा करना कभी बंद नहीं हुआ। और यहां तक कि एक बार जब उसे अपने गिल्ड का समर्थन मिला तो और भी बदतर हो गया। एलेना ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका। उन्होंने पूरी तरह से गिल्ड छोड़ दिया और अकेले अभिनय किया। सौभाग्य से कोई भी जानवरों का शिकार करके पैसा कमा सकता था और उनकी लाशों को गिल्ड एसोसिएशन की विभिन्न सहायक कंपनियों में बेचा जा सकता था, जिसने लंबे समय से अपनी प्रतिष्ठा और स्थिति को दुनिया के किसी भी अन्य संगठन से ऊपर मजबूत कर लिया था। एलेना को गुस्सा आ गया था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी ताकत छिपाई और स्तर बढ़ाना जारी रखा। हालांकि दुनिया की नज़र में उसने अपने दोस्त की मौत के दुख के कारण एक शिकारी के रूप में अपना काम बंद कर दिया था। एलेना ने अपना चेहरा छुपाने के लिए अपना हुड ऊपर किया और चुपचाप कालकोठरी से बाहर निकल गई। रेहान की मां के साथ बेकार की बातें करने के लिए एक बार फिर अस्पताल की ओर बढ़ी। हालांकि वह अनुत्तरदायी थी, उसकी उपस्थिति एलेना को रेहान की याद दिलाने के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही एलेना अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई, जो हमेशा की तरह वैसा ही दिख रहा था, फ्रंट डेस्क पर मौजूद क्लर्कों में से एक ने चालाकी से उसका फोन उठाया और कॉल किया। हाँ सर, उसने कहा, जिस महिला के बारे में आप बात कर रहे थे वह अभी अभी अस्पताल में दाखिल हुई है। रेखा के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत सुंदर आदमी था, जिसकी विकृत अभिव्यक्ति ने उसके चेहरे को पूरी तरह से खराब कर दिया था। कॉल समाप्त करने के बाद जिन ने अपना फोन फर्श पर तोड़ दिया। धिक्कार है। वह फूहड़ अभी भी वहां उस कमीने की मां की देखभाल कर रही है। उसे इसके लिए पैसे भी कैसे मिलते हैं? हम्फ, वह शायद उस वेश्या की तरह अपना शरीर बेच रही है। जैसे जैसे समय बीतता गया,
जिनकी अभिव्यक्ति और अधिक खतरनाक होती गई और उसकी आभा लीक होने लगी, जिससे उसके सहायकों और अंगरक्षकों को दूरी बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वह पहले से ही दूसरों को इसका स्वाद लेने दे रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं थोड़ा जबरदस्ती करता हूं। है, हाँ, गिल्ड छोड़ने के बाद से उसका स्तर भी नहीं बढ़ा है। वह आसान शिकार होगी। जिन बुरी तरह मुस्कुराया और खड़ा हो गया। आप सभी मेरा अनुसरण न करें। यह युवा मास्टर आज रात कुछ मौजमस्ती करने वाला है। एलेना के शरीर को चखने के अपने भ्रम में फंसकर, जिसका वह पिछले 1.5 साल से पीछा कर रहा था, जिन उस अशुभ हवा को नोटिस करने में विफल रहा जो उसके चारों ओर घूम रही थी। अस्पताल के कमरे में वापस, एलेना रेहान की मां से बेकार की बातें कर रही थी, उसे दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में बता रही थी। हाल ही में मजबूत द्वार दिखाई दे रहे हैं, और कुछ तो इतने मजबूत है कि केवल हमारे शीर्ष विशेषज्ञ ही उन्हें बंद कर सकते हैं। हालांकि सौभाग्य से मेरे लिए ये द्वार ही है जो मुझे सबसे तेजी से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एलेना ने विषय बदलने से पहले कहा। ओह, मैंने यह भी सुना है कि किशमिश का हेरफेर करने वाला व्यक्ति रियलिटी टीवी के माध्यम से करोड़पति बन गया है। क्या यह पागलपन नहीं है कि किशमिश के हेरफेर जैसी मूर्खतापूर्ण शक्ति भी आपको अमीर बना सकती है? मुझे लगता है कि दुनिया इसकी कॉमेडी और बेवकूफी को हमेशा पसंद करेगी। रेजिन गेम, जैसा कि इसका शीर्षक था, इस समय इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय शो में से एक था। जैसे जैसे द्वारों और राक्षसों का खतरा अधिक गंभीर होने लगा, आम जनता ने अपनी चिंताओं को नकारने के लिए इस तरह के शो की ओर रुख किया। आखिरकार, यह एक ऐसा व्यक्ति था जो बेकार शक्तियों के दुखद भाग्य से फंसा हुआ था, लेकिन इतना रचनात्मक था कि अपनी प्रसिद्धि और स्थिति को तब तक बढ़ाता रहा जब तक कि वह शीर्ष पर आएगी। पर नहीं पहुंच गया। इंसानों को हमेशा एक अच्छी दलित कहानी पसंद, हालांकि यह आम जनता के लिए केवल मनोरंजन था। सत्ता की चाह रखने वालों में सबसे अधिक चर्चा का विषय फुजिमुरा रयुतारो नाम के एक जापानी व्यक्ति के बारे में था। विश्व जागृति से पहले भी रयुतारो एक प्रसिद्ध तलवारबाज थे जिन्होंने जीवन भर अभ्यास किया था। एक बार मन का परिचय हो जाने के बाद वह इस पथ पर आगे बढ़ता रहा। वह प्रसिद्धि पा चुका था और जापान के सबसे प्रतिभाशाली शिकारियों में से एक बन गया था, और अब 6.5 साल बाद उसने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। रयुतारी ने अपनी तलवार निपुणता कौशल को, जो उन लोगों के बीच आम था जिन्हें तलवारबाजी में थोड़ी सी भी उपलब्धि हासिल थी, बढ़ाकर 10 के स्तर तक कर दिया था और स्वॉर्ड ऑरा नामक कुछ चीज को अनलॉक कर दिया था। स्वॉर्ड ऑरा उन लोगों के लिए एक व्यापक रूप से ज्ञात अवधारणा थी जो कभी फंतासी शैली में तल्लीन थे, और इसकी खोज ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आखिरकार, यदि वे अवधारणाएं जो केवल कल्पना में प्रमुख थीं, वास्तविक हो गई, तो क्या इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर मानवता पहले से ही मन के संपर्क में थी, या मानव मानस पहले से ही मन के अनुकूल होने के लिए सिस्टम द्वारा पहले से ही तैयार था? इस खोज के कारण कई वैज्ञानिक अध्ययन शुरू हो गए थे और मानवता एक नए युग में प्रवेश करने लगी थी। इतनी दूर आने के बाद एलेना ने फैसला किया कि अब उसके जाने का समय हो गया है। वह पहले ही कई घंटों से बड़बड़ा रही थी और उसे लगा कि अब और अधिक शर्मनाक होगा। एलेना के जाने के बाद कमरे के कोनों में छिपी परछाइयां एक आदमी के रूप में परिवर्तित हो गईं। वह आदमी, जिसकी शक्लें परछाई के पर्दे के पीछे छिपी हुई थीं, उसकी उपस्थिति एक रहस्यमयी थी। यह ऐसा था मानो वह अस्तित्व में भी था और वास्तविकता में था ही नहीं। वह बिस्तर तक चला गया और आहें भरने से पहले कुछ देर तक रेहान की मां को देखता रहा। क्ले, मुझे खेद है कि तुम्हें इस हालत में पहुंचना पड़ा। यदि उसके जन्म से आपके शरीर का सारा मन नष्ट न हुआ होता तो आप आराम से रह रहे होते, लेकिन मैं जानता हूं कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। भले ही मैं उस पर नजर रखने के लिए रह सकूं, लेकिन वह मेरा गौरव और खुशी है। जैसे ही वह बोला, उस आदमी का शरीर मुरझाने लगा। के लिए वहां मौजूद न, अभी थोड़ी देर और इंतजार करो, मैं पास की दुनिया में उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता हूं। मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही वापस आएगा और तुम्हें जगाएगा। जब तक वह मूर्ख बच्चा उन बातों को सुनता रहेगा जो मैंने उसे बचपन में सिखाई थीं, तब तक वह ठीक रहेगा। अचानक एक नर्स कमरे में दाखिल हुई। नमस्ते। क्या वहां कोई है?
उसने सोचा था कि उसने दरवाजे से आवाजें सुनी हैं, लेकिन मिलने का समय बहुत ज्यादा बीत चुका था। हालांकि जब वह अंदर गई तो उसे एक सोते हुए मरीज और हवा में धीरे धीरे उड़ रहे पर्दा के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। वह छायादार आकृति ऐसे गायब हो गई थी मानो वह पहले कभी अस्तित्व में ही न हो।